20 जून से जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की जो इस्तीफा को लेकर और जो हम देख रहे हैं लगातार पेपर लीक की जो समस्या हम देख रहे हैं, इसके खिलाफ जिस तरीके से जंतर मंतर पर युवा और छात्र बैठा था और उसके बाद 20 जुलाई को जिस तरीके से इस आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया, हमने देखा पूरे देश भर से हर एक कोने से वहाँ पर छात्र युवा यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी उस आंदोलन में आ रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। हम वहीं थे 20 जुलाई की सुबह, हम लोग वहाँ लगभग 7 बजे पहुँचे। हमने देखा कि आसपास के जंतर मंतर के आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशंस हैं, लगभग 16 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया था। आसपास के जितने भी रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया था। पुलिस ने और सरकार ने मिलकर बहुत कोशिश करी कि किस तरीके से इन लोगों को यहाँ आने से रोका जाए, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इस देश के युवा और छात्र को वो रोक नहीं पाए। 10-10 किलोमीटर चलकर भी वहाँ पर छात्र और युवा पहुँचे और 20 तारीख का जो मंजर हमने देखा वो तो हम सब जानते ही हैं। जिस तरीके से आंसू गैस के गोले फेंके गए, जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई, यहाँ तक भी हमने देखा कि मेल पुलिस वालों ने फीमेल प्रोटेस्टर्स के ऊपर छेड़छाड़ करी, उनको गलत तरीके से छुआ, यहाँ तक कि उन पे भी डंडे मारे मेल पुलिस ने। और इसके बावजूद भी हमने देखा इन छात्रों का जो जज्बा है वो ख़त्म नहीं हुआ। 20 तारीख की शाम को ही और अधिक संख्या में वहाँ पर प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए। इसको हम इस देश के युवाओं छात्रों को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने अपने इस जज्बे को कायम रखा। और हम देखते हैं कि ये एक पहला आंदोलन नहीं है जिसको सरकार ने दबाने की कोशिश करी। इससे पहले भी कई आंदोलन ऐसे हुए हैं, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, CAA-NRC का आंदोलन हो, या फिर हमने देखा निर्भया के समय में जो आंदोलन हुआ था उसको भी सरकार ने दबाने की कोशिश करी। और आज जब छात्र सड़कों पर आए हैं अपनी शिक्षा की मांग करने, तो भी सरकार किस तरीके से ब्रुटैलिटी के साथ उनको दबाने की कोशिश कर रही है। ये किस मांग के साथ आए थे? जिस तरीके से सरकार ने ब्रुटैलिटी के साथ व्यवहार किया, उनकी मांग क्या थी? हम जानते हैं एजुकेशन हम सबका एक मूलभूत अधिकार है। शिक्षा एक इंसान को इंसान बनाता है, सही गलत में फर्क करना सिखाता है। ये छात्र आए थे सिर्फ इस मांग के साथ कि हमें एक अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, अपनी इन जायज़ मांगों को लेकर आए थे। यहाँ तक कि हमने देखा कि वहाँ पे जब हम उस मूवमेंट में थे, हमने देखा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो शायद पहली बार किसी प्रोटेस्ट में आए हैं। उन्होंने कभी भी इससे पहले किसी प्रोटेस्ट या किसी मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वो इसमें आए हैं। और जब उनके साथ ब्रुटैलिटी हुई तब उनका ये गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बोला अब तो हम अपनी मांग मनवा के रहेंगे, अब इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा के रहेंगे। तो अगर सरकार को अगर ऐसा लगता है कि उनके इस ब्रुटैलिटी से, उनके इस आंसू गैस से, उनकी पैलेट गन से अगर ये छात्र डर जाएगा, बैठ जाएगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। और दूसरी बात हम ये जानते हैं कि ये जो 25 जुलाई को जो ये मैं जीत तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एक तरीके से एक खुशी की बात है कि ये इस मूवमेंट का दबाव भी था, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन हम ये जानते हैं इस्तीफे से हम इतना पता चला है कि अगर हम यूनाइटेड मूवमेंट करें, अगर हम एकजुट होकर आवाज़ उठाएं, तो हम इस सरकार को झुका भी सकते हैं और यहाँ तक कि हम हटा भी सकते हैं। ये हमें इससे पता चलता है, लेकिन ये हमारी पूरी जीत नहीं है। अभी हम जो जिस तरीके से देख रहे हैं कि एजुकेशन जो सिस्टम है उसको किस तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये जो पेपर लीक हो रहा है इसका मूल कारण क्या है? प्राइवेटाइजेशन। जिस तरीके से NTA के हाथ में दे दिया गया है और गवर्नमेंट एजुकेशन को अपने हाथों से, जो उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने हाथों से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर रही है और प्राइवेट हाथों में दे रही है, जिसका कारण है कि लगातार हर साल कहीं ना कहीं पेपर लीक की समस्या को हम देखते हैं।
और अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें, हमने देखा कि लगातार गवर्नमेंट स्कूल इस पूरे देश में लगभग 1 लाख के आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिया गया है या मर्ज कर दिया गया है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल को खुलने के लिए बहुत अच्छे से उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। हम हायर एजुकेशन की बात करें, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हर साल वहाँ हम देखते हैं लगातार फी हाइक हो रही है, लगातार वहाँ पे ऐसे कोर्स चलाए जा रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्स चलाए जा रहे हैं जिसकी फीस देने के लिए अगर हम पूछें तो आम जो छात्र है वो सक्षम नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, वो उतनी फीस नहीं दे पाएगा। हॉस्टल्स की हम मांग करते हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो आप सबसे मैं यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये ब्रुटैलिटी हो रही है और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में और बिहार में, वेस्ट बंगाल में और अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्टर को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर झूठे केस लगाए जा रहे हैं, AIDSO छात्र संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है, इसकी निंदा करता है और सरकार से यही मांग करता है कि उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर जो फॉल्स केस लगाए गए हैं उनको हटाया जाए और साथ साथ ये भी अपील करता है कि ये मूवमेंट अभी और आगे जाएगा, ये मूवमेंट यहाँ रुका नहीं है। हम सबको एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर इस मूवमेंट को आगे लेके जाना होगा। CJP ने जिस वक्त इस मूवमेंट को ख़त्म किया वो समय था जब हमारा देश का युवा एक जज्बे में था, हम एक उसके जज्बा था एक आंदोलन का, कुछ अपनी मांगों को मनवाने का, लेकिन बिना किसी रिटर्न एश्योरेंस के CJP ने ये मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब ये हमारा काम है कि हम इस मूवमेंट को आगे लेके जाएं, हम सड़कों पे आएँ, हम इस देश के हर एक कोने में, हर एक शहर में इस आंदोलन की आग को लगाएं और ये आंदोलन बढ़े ताकि सरकार को पता चले कि उनके इस पैकेट गन से, उनके इस जो गिरफ्तारी, जो फॉल्स केस जो वो कर रहे हैं, इससे आज हम जो स्टूडेंट्स हैं ये डरने वाले नहीं हैं और ये हमारे ऊपर ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस मूवमेंट को आगे लेके जाना है, जिसके लिए जितने भी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम सभी को एकजुट होकर एक यूनाइटेड मूवमेंट को करने की ज़रूरत है। और ये इतिहास गवाह है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति निकल कर आता है, वो अपनी बात रखता है, मुखर रूप से बात रखता है और सत्य बोलता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं उन्हीं के समाज से आने वाले लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और ऐसा मैं सोशल मीडिया पर देख भी रही हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ में जो OBC समाज है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कर्मकांड में फंसा हुआ है आज भी और जाति के आधार पर अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करता है, तो उसको जो पप्पू यादव जी के साथ में जो घटना घटित हुई है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो इस तरह की घटनाओं को नहीं समझेंगे, इटावा की घटना भी आपके सामने, जिस तरह से चुटिया उखाड़ी गई थी, जिस तरह से मतलब कथा वाचने पर क्या क्या हुआ था और उसके बाद में अखिलेश यादव जी ने क्या किया था, ये किसी से छुपा नहीं है। तो यहाँ पर जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी सामने निकल कर आना चाहिए, उनको भी ऐसी व्यवस्था, ऐसी धर्म, ऐसी संस्कृति को लात मारनी चाहिए जो कहीं ना कहीं लोगों को नीचा दिखाती है, उनको अपमानित करती है। लेकिन ये चीज़ें लोग समझेंगे नहीं। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के सतना से भी जो घटना निकल कर आई थी, 12 इंच की चुटिया जो यादव समाज का व्यक्ति था, जो कथा कर रहा था, उसकी उखाड़ दी थी। तो मतलब इनकी हिम्मत इतनी हो कहाँ से जाती है? क्योंकि शासन और प्रशासन की मानसिकता में जो बैठे लोग हैं वो उसी संस्कृति, उसी विचारधारा के पालने और पोसने वाले हैं जो ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ और मैं खासकर हिंदू समाज को फॉलो करने वाले जो लोग हैं और जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन शब्द की डेफिनेशन है जो एक बार आकर डिफाइन तो करेगी। सनातन क्या है? सनातन भगवान बुद्ध का दिया हुआ गया शब्द है। सनातन यानी कि आप किसी भी समय में, किसी भी काल में उसको इस्तेमाल करो, वो जैसा परिणाम 2600 साल पहले देगा वो आज भी वही देगा। आप किसी भी मतलब समय पे उस पर इस्तेमाल करो, जिस समय पे वो वैसा दे रहा है परिणाम, वैसा ही वो आज भी देगा। लेकिन जो ये हिंदूवादी लोग हैं, क्योंकि हिंदू कोई शब्द तो है नहीं, ना ही कोई धर्म है, हाँ ये फारसी का एक शब्द जरूर है जिसको बार बार गाली कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जो धर्म की डेफिनेशन है कि हिंदू धर्म क्या है उसको कभी भी डिफाइन नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने कई बार याचिका भी डाली, जैसे कि राम मंदिर का जब मुद्दा उठा था तो बहुत सारे लोगों ने याचिका भी लगाई थी। लेकिन आज तक विडंबना है कि इस भारत देश की सबसे बड़ी न्यायालय, जिसमें कि लोग कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र रूप
रूप से देखते हैं कि ये स्वतंत्र रूप से निर्णय देती है, वो आज तक धर्म की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर पाई है। लेकिन अगर हम भगवान बुद्ध को देखें तो भगवान बुद्ध ने धर्म को आज से 2600 साल पहले बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। वो कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, यानी कि सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी कुशल कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही असली सनातन है। लेकिन सनातनी लोग समझ नहीं रहे हैं। देखिए, चंदा चोरी का नाटक ये पहली बार नहीं हुआ है। आप भारत के जितने भी मंदिर उठाकर देख लीजिए, और जितने प्राचीन जो इमारतें इस भारत देश में, चाहे वो मतलब मंदिर के रूप में स्थापित हो या फिर मस्जिदों के रूप में स्थापित हो या फिर गुरुद्वारा के रूप में स्थापित हो, आप इन सब का इतिहास उठाकर देखेंगे ना तो आपको भारत के हर कोने कोने से खुदाई में सिर्फ बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे। चाहे आप राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर का जब प्रकरण आया, आस्था के आधार पर इन्होंने निर्णय दे दिया, और जो चंदे को लेकर हाहा तफरी मच रही है, आप सब अच्छे से जानते हैं, ये भी जानते हैं कि चोरी किसने की है किसने नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोर मोसेरे भाई। और एक कहावत इन पर बड़ी फिट बैठती है कि मैं करूँ तो रासलीला और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। तो ये एक कहावत इन लोगों पर बिल्कुल सही बैठती है, और ये इसी कहावत को आज भी चरितार्थ करते आ रहे हैं। इनके ऊपर लगातार सवाल उठते हैं। लेकिन सब जी हिंदूवादी लोग ये जब हनुमान को नचाया गया था तब क्यों नहीं आए थे? हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ ना, वही बात हो गई ना कि हम करें तो रासलीला और दूसरा करें तो कैरेक्टर ढीला। इन्होंने हनुमान का जो एक तरह से वो पतंग बनाकर उड़ाई, इन्होंने हनुमान को अपनी जनसभाओं में आगे मतलब घुमाया। और अभी हम अखिलेश जी को भी देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति के ही पोषक हैं, वो भी अखिलेश वो हनुमान जी को बनाकर किस तरह से कर रहे हैं। और तमाम ऐसी वीडियो आती है जब इन्हीं के लोग जब मैंने कहा ना, जब 60 गांठ एक ही हो और एक ही सिक्के के दो पहलू हो तो कौन किस पर इल्ज़ाम लगाए, किसी को तो बचाना है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि ये लोग, इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। और इन तथाकथित मनुवादियों का इतिहास ही झूठ से, पाखंड से और कहीं ना कहीं मतलब छल से, कपट से भरा पड़ा है। आप चाहे इनके धर्म ग्रंथ उठाकर पढ़ लीजिए, इनके वेद कुरान पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपको सिर्फ झूठ ही झूठ दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा।